नक्सलवाद तो खत्म हो गया, दिमागी नक्सल खत्म नहीं हुए। ये निशाना आखिर किस पर था? जो विकसित राष्ट्र के रास्ते पर रोड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बनता है और वो बनने के 10 दिन के भीतर धंस जाता, जेवर एयरपोर्ट बनता, अगर उसमें पानी घुस आता, तो ये सवाल उठाना तो लाजमी है। जहाँ पे वो धंसा है सड़क, वहाँ पे एक टेक्निकल पेच पहले से ही था। विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा और जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई तो उसके बाद उस चर्चा भी नहीं होने दी। कांग्रेस को पता है कि जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैक करते हैं तो बैकफायर करता है। तो योजना ये बनी कि अमित जी को घेरा जाए। मेरे पास जो जानकारी है कि झारखंड सरकार के साफ निर्देश थे कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ। तो क्या हम उनकी तरफ ध्यान दें क्या? जो वार्ताकार थे कांग्रेस के मंत्री, क्या उनके इशारे पे हुआ क्या? नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंदाबाद। आज हमें आजाद हुए 80 साल हो गए और 80 साल की इस आजादी में देश परिपक्व हो गया है और विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा इस देश के हर नागरिक का संकल्प है, सपना है। तो हमेशा की तरह लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज संबोधन दिया राष्ट्र के नाम एक तरह से, और उसमें उन्होंने कई बातें कही। उन बातों के क्या मायने हैं, इस देश की दशा और दिशा पर उसका क्या असर होने वाला है, इस पर बात करने के लिए न्यूज स्कैन में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला जी। राकेश जी, आपका स्वागत है जिंदाबाद में। राकेश जी, क्या कहेंगे? 75 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और जो उनके भाषण को अगर हम सुने तो पूरा फोकस युवाओं पर था और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर थ्रस्ट होना चाहिए देश का। किस तरह से इसका आकलन करते हैं आप? देखिए, यदि आप विकसित भारत की बात करते हैं, यानी यदि आप भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ेगी जेन जी और जेन अल्फा की जी, क्योंकि आने वाले समय में वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और विकसित राष्ट्र यदि आपको बनना है, यानी दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलना है, तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत पे था। वो हर चीज़ में चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर हो, यानी कि हम जो दुनिया पे निर्भरता हमारी है उसको कम किया जाए। जी। उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं कहा कि इथेनॉल को लेकर जो नैरेटिव भारत के अंदर तैयार की गई है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने जो ईंधन और ऊर्जा का विषय रखा वो वही इशारा था कि यदि भारत स्वावलंबी बनना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो उस पर कहीं ना कहीं मीन मेख निकाला जाएगा। और मीन मेख निकालने वाले कौन हैं? वही नक्सली दिमाग वाले लोग। उन्होंने जो जिक्र किया, हाँ, ये क्या मतलब था जो कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों को डर पैदा करने में मजा आता है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद तो खत्म हो गया, दिमागी नक्सल खत्म नहीं हुए। ये निशाना आखिर किस पर था? उन्हीं लोगों पर था जो विकसित राष्ट्र के रास्ते पर रोड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यदि कोई भी काम शुरू करो, अब मान लीजिए कि रोड सेक्टर का काम शुरू हुआ, देश में यदि 12 लाख करोड़ के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और डीपीआर के प्रोजेक्ट हैं, यानी कि योजना जो आने वाली है और जो योजना चल रही है, यदि आपके रोड सेक्टर में 12 लाख करोड़ का काम है योजनागत और काम हो रहा है, अब कहीं पे भी टेक्निकल तौर पे फॉल्ट आ गया है, तो आप वो 350 किलोमीटर की सड़क को दरकिनार करके आप उस गड्ढे पे फोकस कर देते हैं। और जैसे ही वो गड्ढा आता है तो वही नक्सली दिमाग उस गड्ढे को सबसे बड़ा आकार देने का प्रयास करता है, जिससे आपकी 350 किलोमीटर की जो फास्ट गोइंग है वो नज़रअंदाज हो जाती है। अब इसी तरह से आप रेलवे सेक्टर पे चले जाइए। ये सही है, रेलवे सेक्टर ने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। विकास इस हिसाब से कि आज आपका पब्लिक सेक्टर के रूप में आने जाने का जो साधन है वो रोड, रेल और एयर, तीनों कनेक्टिविटी भारत में प्रगति के रास्ते पे है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं? हम फोकस करते हैं कि छज्जा गिर गया, टीन उड़ गया, लेकिन हम अत्याधुनिक एयरपोर्ट तैयार कर लिए, इस पर हम फोकस नहीं करते। हम स्मार्ट रेलवे स्टेशन तैयार कर लिए, उस पर फोकस नहीं करते। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, चाहे सरकार रोहित जी की हो, चाहे सरकार राकेश शुक्ला की हो।
ये टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। अब आप रोजगार को देखिए, हर विपक्षी दल इसी बात पे फोकस करता है कि देश में रोजगार की बहुत कमी है। राकेश जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा, आपकी बात सही है कि बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़ा काम हो रहा है, तो कई बार छोटे गड्ढे को देखते हैं, लेकिन अगर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बनता है और वो बनने के 10 दिन के भीतर धंस जाता है, जेवर एयरपोर्ट बनता है, अगर उसमें पानी घुस आता है, तो ये सवाल उठाना तो लाजमी है निश्चित तौर पे, और उठाना भी चाहिए, हम लोगों का काम बिल्कुल। भी है। दिल्ली देहरादून में भी एक जगह पे पैच खराब हुआ था, लेकिन बाद में मैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में करता रहा हूँ लंबे समय तक, तो मैंने पता किया, तो पता ये चला कि जहाँ पे वो धंसा है सड़क, वहाँ पे एक टेक्निकल पेच पहले से ही था। अब हो ये रहा था कि उस छोटे से पॉकेट के लिए, यानी पॉकेट ही मैं कहूँगा, उस छोटे से पॉकेट के लिए पूरे के पूरे एक्सप्रेस वे को नहीं रोका जा सकता था, तो उन्होंने वहाँ पे लिंटर, लोहा सब कुछ लगा के रोड चालू कर दिया। लेकिन ये उनको पता था आने वाले समय में ये फॉल्ट आएगा, वहाँ के इंजीनियरों ने भी कहा था, और वो फॉल्ट आया। अब उस फॉल्ट को भी सुधारा जा रहा है। तो बाहर से तो उन्होंने डामरीकरण कर दिया, लेकिन नीचे से उसमें सुधार का काम लगातार चल रहा है। तो ऐसा नहीं, सुधार का काम होता रहता है, कोई भी सड़क जीवन पर्यंत के लिए नहीं होती। बनती है, बनने के बाद आप देखेंगे 6 महीने तक सड़क को फ्री रखा जाता है, इसलिए कि उसमें ट्रांसपोर्ट पूरा निकले, पूरे वाहन निकले, सड़क जितनी दबनी हो उतनी दब जाए। उसके बाद उसको ओवरहालिंग करके फाइनल दिया जाता है सर्टिफिकेट। ठेकेदार को 6 माह के लिए फ्री रखा जाता है सड़क पे ट्रैफिक के दबाव के लिए, और उस दबाव में सड़क दबती ही है, क्योंकि आप जब सड़क बनाते हैं तो आपका बुलडोजर उतनी मिट्टी नहीं दबा पाता जितनी आपके जब 10,000 5,000 वाहन निकलेंगे तो सड़क का दबाव पूरा होगा। उसके बाद सड़क स्थिर रूप में आएगी, फिर आप उसको फाइनल टच देते हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि उस सोच के लिए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। जो अभी देश में कुछ दिनों पहले, अभी पिछले महीने जो कुछ हुआ जंतर मंतर पर, उसकी रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री के भाषण पर थी कहीं? नहीं, देखिए, वो जब सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ तो आप शुरू में देखिए कि सीजेपी को परमिशन देने पुलिस वाले एयरपोर्ट पे गए थे। अभिजीत दीपके को वहीं पे परमिशन दिए कि आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन करिए, धरने पे बैठिए। क्या पुलिस ऐसा कर सकती थी? वो रोकना चाहती थी? नहीं, वो चाहते थे कि छात्र अपनी बात रखें। 18 जुलाई तक वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। वहाँ आने वाले जाने वाले लोग, मैं भी कई बार गया हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट थे। 18 तारीख को जब सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, उनकी तरफ से आग्रह किया गया कि हमें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और वहाँ से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि 20 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान हो चुका था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को ये लगा कि अब ये आंदोलन खत्म हो सकता है। 19 तारीख से वहाँ जो लोग आना शुरू हुए वो कौन लोग थे, और 20 तारीख को जो लोग पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचना चाह रहे थे वो कौन लोग थे। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी छात्रों की दिशा में बात नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी उन राजनीतिक दलों की तरफ से लाए गए लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर उस 20 तारीख के बाद से जो प्रधानमंत्री जी के लिए अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या वो स्टूडेंट थे? वो स्टूडेंट नहीं थे। 12 साल 14 साल का जो बच्चा है वो अनर्गल बात कर रहा है प्रधानमंत्री को, वो कहीं नहीं है, वो लाया गया है। इसीलिए वो बोल रहे हैं, उनसे कहलवाया गया है। वो क्या बोल रहे हैं कि हमें नक्सली दिमाग से निपटने की आवश्यकता है। यही तो है, वो नहीं चाहते कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी संस्कारवान होने की जगह पे नक्सलवान हो। इसलिए वो कहते हैं कि हमें ज़मीनी तौर पे तो हमने नक्सल का सफाया कर दिया, लेकिन दिमागी तौर पे अभी भी हैं, और दिमागी तौर पे जो नक्सल है, जो हमारी पीढ़ी को दीमक की तरह खाने की कोशिश कर रहा है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और राकेश जी, पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया, तो अक्सर जो आपने भी कई खबरें कवर की होंगी, हमने भी कई खबरें कवर की, वंदे मातरम कंट्रोवर्सी, ये अब ये विवाद खत्म, आज लाल किले की प्राचीर से लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया। देखिए, लाल किले का इतिहास बहुत समृद्धशाली है, और लाल किले के इतिहास को इतना गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कभी आप लाल किले के इतिहास को पढ़िएगा, और उस इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे। लाल किला किसने बनवाया? हमारे इतिहासकारों ने बताया कि मुगल शासकों ने बनवाया।
और उस मुगल शासक को क्रेडिट दे रहे हैं लाल किला बनाने का, जिसने अपने शासनकाल में 1200 मंदिरें तोड़वाई थी। इस लाल किले पे पहली बार भगवा दक्ष मराठा साम्राज्य ने स्थापित किया था। और उसी चांदनी चौक में एक चबूतरा था जहां मुगल शासक अपना जीवन बचाने के लिए और संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए चौथ देते थे मराठाओं को। ये वो लाल किला का इतिहास है जहां आज वंदे मातरम हुआ है। ये वंदे मातरम तो आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था, जब पहली बार वहाँ झंडारोहण हुआ। लेकिन हमें 80 वर्ष लग गए वंदे मातरम गाने के लिए अपने ही लाल किला के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की स्थितियाँ क्यों हुई, उसका अवलोकन होना चाहिए। और आज राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को यदि बराबरी का दर्जा दिया गया है, मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है। निश्चित तौर पर आज का दिन इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है और वंदे मातरम तो आत्मा है इस देश की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 80 साल तो लग गए, 80 बरस तो लग गए राकेश। जिस वंदे मातरम ने भारत को आज़ादी दिलवाई, उस वंदे मातरम को उस लाल किले में जहां आज़ादी का बिगुल फूंका गया था, वहां गाने के लिए 80 साल लग गए। अब राकेश जी, आज के हमने बात की प्रधानमंत्री के भाषण पर, यानी कुल मिलाकर उनका जो थ्रस्ट था, मेजर थ्रस्ट था उनका, उसी बात पर था, युवाओं पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कैसे देश फोकस करे, कैसे देश आगे बढ़े, इन तमाम चीज़ों पर। और अब एक और बात आती है, अगर हम अभी मानसून सत्र की बात करें, इस बार मानसून सत्र कैसा रहा? मतलब आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे देश ने देखा। विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा और जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई तो उसके बाद उस चर्चा भी नहीं होने दी। तो ये क्या था? इसको किस तरह से डिकोड किया जाए? दरअसल मुझे लगता है हुआ क्या, मतलब मैं इसके पीछे की पूरी कहानी देश भी जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ होगा। असल में जो INDIA गठबंधन है, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो उनको लगा कि एक विकेट गिर गया है और अब हमें टारगेट करना चाहिए दूसरे विकेट पे। तो दूसरे विकेट पे कांग्रेस को पता है कि जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अटैक करते हैं तो बैकफायर करता है। अभी तक का तो रिकॉर्ड यही रहा कि जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री पे अटैक किया, उल्टा उनके गले पड़ गया। तो योजना ये बनी कि अमित जी को घेरा जाए, और अमित जी को घेरने के लिए पायलट गन एक प्रमुख मुद्दा बन के आया कि कैसे चली। तो कैसे चली में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के इशारे पे चली, उनके निर्देश पे चली। जबकि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को पता है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है और जब भी कोई शांति भंग की स्थितियां होती हैं तो कभी कोई गृह मंत्री ये सिर्फ नहीं पूछता वहाँ का पुलिस प्रशासन कि मैं गोली चलवाऊँ क्या, या पायलट गन चलाऊँ, आंसू गैस के गोले छोड़ूँ। नहीं, ये सारी स्वतंत्रता पुलिस अधिकारियों को उसी समय पर पहले से ही संवैधानिक तौर पे दी गई। तो पायलट गन का मुद्दा उठा के कहा गया कि गृह मंत्री जवाब दे, कैसे चली, इतने लोग घायल हो गए। उनको लगा ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर बीच में जब गृह मंत्री जी किन्हीं कारणों से सदन के अंदर नहीं आए तो उस मुद्दे को हवा देने में उनको और थोड़ा सा ताकत मिली कि गृह मंत्री भी नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री भी नहीं आ रहे। बैलून फूला और अच्छा खासा फूला कि लोगों को दिखाई देने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को ये इल्म हो गया कि यदि चर्चा हुई तो जो फंदा हम अमित शाह जी के गले में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो फंदा हमारे गले में आ जाएगा। और उसका कारण है कि छात्रों के आंदोलन को लेके विपक्ष के सभी नेता जितनी भड़ास निकालना था वो पेपर लीक मामले के कानून बनते समय निकाल चुके थे। तो अब उनकी बंदूक पे कारतूस नहीं थी। वो क्या कहेंगे इस चर्चा में, क्या मुद्दा उठाएंगे? हर आदमी पायलट गन का रट तो नहीं लगा सकता, आपको तथ्य रखना पड़ेगा। और उसी दौरान झारखंड का आंदोलन में भी फंस चुका था विपक्ष, वहाँ भी लाठीचार्ज हो चुका था, उसका भी उनको जवाब देना पड़ता। भाई सत्ता पक्ष के लोग भी तो प्रश्न करते कि CJP के आंदोलन को आप इतना हवा दे रहे हैं और आपकी जो सरकार है वो छात्रों पे लाठीचार्ज कर रही, 20 दिन से उनकी मांगों पे सुनवाई नहीं कर रही। दिलचस्प बात यह राकेश जी, मेरे पास जो जानकारी है कि सोर्सेज के लिहाज से बड़ी पुख्ता जानकारी कि झारखंड सरकार के साफ निर्देश थे कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए जब वो विधानसभा घेराव के लिए निकले, लेकिन फिर भी हुआ। हाँ, तो किसने कराया? तो क्या हम उनकी तरफ ध्यान दें क्या, जो वार्ताकार थे कांग्रेस के मंत्री, क्या उनके इशारे पे हुआ क्या? और इरफान अंसारी जो वार्ताकार थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मिलने के बाद?
उन्होंने कहा कि छात्रों से मुख्यमंत्री की जान को खतरा था, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं दिया कि प्रधानमंत्री आवास के सामने जब उनके नेता राहुल गांधी प्रदर्शन करने पहुंचते हैं भीड़ लेके, तो प्रधानमंत्री की जान को खतरा नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन की जान को खतरा था। ये दो तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अमित भाई की बात पे आना चाहता हूं कि विपक्ष चर्चा से क्यों बैक हुआ, क्योंकि उसको डर सताया कि ये बैकफायर कर सकता है। कैसे बैकफायर, कैसे राकेश जी? बैकफायर ऐसे कर सकता है कि उनको ये इल्म हुआ कि यदि चर्चा हुई और गृह मंत्री जवाब देंगे तो गृह मंत्री का फोकस होगा 2873 चेहरों पे जो पुलिस ने चिन्हित किए थे, जो 20 तारीख को उपद्रव किए, पुलिस के साथ मारपीट की गई। तो वो 2873 वो चेहरे थे जिसको पुलिस रिकॉर्ड में सर्च करने पे पाया गया कि इनके खिलाफ तो आपराधिक मामले हैं। 2873, क्योंकि वहाँ पे 2 बैन लगी हुई थी जो चेहरे को स्कैन कर रही थी, और वो स्कैनर से चिन्हित हुआ कि 2873 चेहरे हैं जो विभिन्न अपराधों में लिप्त हैं। तो भाई साहब, छात्रों के आंदोलन में अपराधी कहाँ से आ गए? तो अपराधी आए या लाए गए? तो छात्र तो थे राकेश जी, मैंने खुद देखा उस आंदोलन नहीं, में। देखिए उसमें 2 तरह की स्थितियां थी। यदि आप देखेंगे तो जो जंतर मंतर का मुख्य स्थल धरना स्थल था, वहां पे जब छात्र एकत्र हुए थे, उन छात्रों को पुलिस ने बैरिकेड लगा के, फोर्स लगा के घेर दिया था। लेकिन जो बाहरी लोग आए थे वो रायसीना रोड से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। वो जेनजी नहीं थे, वो मिलेनियन थे, और वो लोग बिल्कुल उपद्रवकारी। फिर आप देखेंगे जंतर मंतर के बाहर एक धड़ा ऐसा भी था जो पुलिस वालों को घेर के लिंचिंग का प्रयास कर रहा था, उसका वीडियो भी है। तो यदि गृह मंत्री जवाब देते तो गृह मंत्री उन 2873 चेहरों का जिक्र करते, और 2873 चेहरों का जब जिक्र होता तो ये भी जिक्र होता कि ये 2873 चेहरों में कितना आंकड़ा किस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक्सपोज हो जाते। तो एक्सपोज होते तो बैकफायर करता। तो उससे अच्छा क्या है कि चर्चा 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 करिए और बैक हो जाइए। भाई, जब गृह मंत्री स्पीकर को चिट्ठी लिख के बोल रहे कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, हम जवाब देने को तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बोले कि ठीक है साहब, 12 घंटे का टाइम है, अभी 24 घंटे का टाइम, आप चर्चा कर लीजिए। 10 तारीख को उन्होंने चिट्ठी दी, 10 को शुरू नहीं हो तो 11, 11, 12, 13 चर्चा हो जाती, जवाब आ जाता। और चर्चा होना जरूरी था, चर्चा होती, जवाब आता, वो सब जरूरी था। देश को पता चलना चाहिए पायलट गन किसके आदेश पे चली, जो घायल हुए कौन थे, और ये देश को जानना जरूरी है कि जेनजी के आंदोलन में घुसपैठ किसने कराई, क्यों आए उपद्रवकारी, पूरे आंदोलन को तहस नहस क्यों किया। वो दिमागी तौर पे नक्सली का जो बात है वही है कि वहाँ डफली बजाता हुआ एक गिरोह था, वहाँ आज़ादी का नारा लगाता हुआ एक गिरोह था, एक गिरोह ऐसा था जो बच्चों से अभद्र भाषा कहलवा रहा था प्रधानमंत्री जी से। ये सारी चीज़ें एक्सपोज होती, इसलिए बैक कर गया विपक्ष। ठीक है, तो ये आकलन है राकेश जी आपका। लेकिन अब आखिर में इस चर्चा के मैं एक और जिक्र करूंगा राकेश जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है और हर बार हम लोग जब भी हमारा न्यूज़ कैम, हम यूपी का एक सवाल पर चर्चा जरूर करते हैं। अचानक मैं देख रहा हूं पिछले 1-1.5 महीने से योगी आदित्यनाथ चर्चाओं से दूर हैं, न नेगेटिव चर्चा न पॉजिटिव चर्चा। अमूमन योगी तो सुर्खियों में रहते हैं। या आंदोलन हुआ, चढ़ावा चोरी की बात आई, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी निश्चिंत हैं। छटपटाहट अखिलेश जी में है। अखिलेश जी की छटपटाहट देखिए कि पी से पंडित हो गया, पीडीए में उन्होंने एक नई परिभाषा कर दी कि पी से पंडित हो गया, यानी पिछड़ा माइनस कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि पिछड़े के नाम पे यादव मेरे साथ रहेगा, पंडित को हमें साधना है। क्यों साधना है? क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया है कि योगी आदित्यनाथ जी से ब्राह्मण नाराज है जी, तो उनको लगा कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि हमारा वोटर कौन है, हमारे वोटर को क्या चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने विभाजन की विभीषिका विषय पर एक बात कही, यदि हम पहले बटे न होते तो कटे न होते। यानी आप सोचिए कि 2027 का चुनाव, संभल का जिक्र किया उन्होंने, 2027 का चुनाव उसी पुराने स्लोगन पे लड़ा जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी फिर से 27 में बटेंगे तो कटेंगे 27 का चुनाव उन्होंने इशारा दे दिया
विभाजन की विभीषिका विषय पर जो चर्चा हुई, उस पे उन्होंने एक इशारा दिया कि यदि हम बटे न होते तो कटे न होते, यानी आने वाले समय में उन्होंने अपने मतदाताओं को फिर से कहा है कि यदि हम बटेंगे तो कटेंगे, यानी यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आप 17 से पहले की स्थितियों का आकलन कर लीजिए। इसलिए वो शांत हैं, उनको पता है कि हमें तुरुप का पत्ता कब खेलना है, किस पे खेलना है और कैसे खेलना है। लेकिन सारे पत्ता होने के बाद भी अखिलेश जी छटपटा रहे हैं कि हम कौन सा पत्ता खेलें जिससे हमारे लिए वो ट्रम्प का कार्ड साबित। यानी ध्रुवीकरण फिर शुरू होगा। तो आखिर में राकेश जी, एक हफ्ते की चर्चित कोई बयान या चर्चित कोई तस्वीर, आज हम जिस चर्चित बयान और जिस तस्वीर की चर्चा करने वाले, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, देखिए, और इस पर आपका कमेंट लास्ट में जरूर चाहूंगा। ये देखिए राकेश जी, इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। ये आपने देखी होगी तस्वीर। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? संदीप दीक्षित, I have not reached there yet. तो ये बहुत चर्चा का विषय इस वक्त सोशल मीडिया पर, और दोनों तरफ से इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कहना आपका राकेश जी? इसी को तो उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद जो दिमाग में बैठा है उसको बाहर करना है। देखिए, इस बात से कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी अपने तरफ से कोई बात नहीं करते, उनको सारी चीज़ें ब्रीफ की जाती हैं, और उनको ब्रीफ करने वाला भगवान जाने जो रणनीतिकार हो जो इस तरह की बात करता है। वही संदीप दीक्षित जी बात कर रहे हैं जिनकी माँ 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली की। इटली दूतावास ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है और सफाई मांगा है वो कि इस पूरे प्रकरण पे इटली दूतावास से कल ही एक जारी हुआ है परिपत्र। राहुल गांधी जी हमेशा, एक सांप सीढ़ी का खेल होता है कि जब आप गोटी खेलते हुए चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं और जब आप 99 पे पहुंचते हैं तो सांप काट लेता है और फिर आप 0 पे आ जाते हैं। इनकी पूरी रणनीति, पूरी राजनीति हम देखते हैं कि इनकी पूरी राजनीति सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। गोटी खेलते रहते हैं, अच्छा खासा होता है, और 99 में पहुंच के वो ब्लंडर करते हैं कि फिर 0 पे आ जाते हैं। ये कहने की क्या आवश्यकता है? कहाँ विदेश नीति, कहाँ मेलोनी? भारत की विदेश नीति पे आप बात कर रहे हैं। आपको इतनी समझ नहीं कि जब आप अमेरिका में बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं, लंदन में बैठ के कुछ और कहते हैं। आप कहते हैं कि हमको आज़ादी दिलवाइए, हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी के साथ यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम उनकी राजनीति में सबसे बड़ी बाधा है। और मुझे लगता है ये जो वक्तव्य हुआ है ये बहुत ही अशोभनीय है। इसका मैं बिल्कुल समर्थन, क्या भारत देश समर्थन नहीं करता, और भारत के अंदर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, चाहे वो नेहरू के लिए कहे गए शब्द हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे गए शब्द हों, इंदिरा जी के लिए कहे गए शब्द हों, या राहुल जी के कहे गए शब्द हों, इसका समर्थन भारत कतई नहीं करता है। इसलिए इस तरह की बातों से यदि वो बचेंगे तभी वो सांप सीढ़ी में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बार बार उन्हें सांप काटेगा और वो नीचे 0 पे खड़े दिखाई देंगे। तो ये इस बयान का आपने बताया कि इन टोटल ये इसका आउटकम है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, थैंक यू।